दोस्तों बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर जो सीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो सरकार है अभी भी काम कर रही है। हालांकि जो प्रेसिडेंट असद हैं वो यहाँ पे रशिया चले गए हैं एंड रशिया ने उनको यहाँ पे असाइलम भी ग्रांट किया है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या रेबल ग्रुप हैं उनके द्वारा यहाँ पर कैप्चर कर लिए गए काफी सारे लोकेशंस को। ऐसे समय के ऊपर जो इसराइल है ना, उसने जहां जहां पे उसको लगा कि सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे या फिर लॉन्ग रेंज जो रॉकेट्स होते हैं वो बनाए जा रहे थे, उनके ऊपर उन लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक्स करी गई हैं इसराइल के द्वारा, ताकि ये जो चीज़ें हैं चाहे वो वेपन्स हो गया या बाकी चीज़ें हों वो रेबल्स के हाथ में ना लगे। तो इसराइल ने भी यहाँ पे अपना रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि इसराइल की सेफ्टी यहाँ पे बनी रहे। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, इन्होंने मीटिंग करी है विद दिस बांग्लादेश काउंटर पार्ट एंड यहाँ पर उन्होंने कंसर्न रेज किया है माइनॉरिटीज की सेफ्टी के रिगार्डिंग। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं हिंदूज के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर। तो ये जो कंसर्न था भारत की तरफ से यहाँ पे रेज किया गया बांग्लादेश के साथ एंड डेफिनेटली दोनों देश आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कैसे काम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। दोस्तों डेट है आज की 10 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो पहले तो अभी इसका करंट कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ना जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि जैसे बात करें रिलीजियस प्लेसेस की, खासकर मस्जिदों की बात करें, तो मस्जिदों के ऊपर ना काफी सारी जगह होती है उनकी छतों के ऊपर। तो उन छतों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन अंडर द दिस पर्टिकुलर आपकी जो स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पहले मैं आपको थोड़ा स्कीम समझा देता हूँ कि कैसे ये स्कीम वर्क करती है। देखो बहुत ही सिंपल सी स्कीम है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने घरों के ऊपर क्या लगाएं, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन लगे, है ना। उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बढ़िया होगा, प्लस एट द सेम टाइम जो घर है उसको कहीं ना कहीं मुफ्त बिजली जो होगी वो मिलती रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर 75,000 करोड़ की ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से कोशिश ये है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इस तरह से इंस्टॉल करे जाएं। उससे घर वालों को, जो घर में लोग रहते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एंड हमारा जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसकी तरफ भी हम यहाँ पे मूव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी 1 करोड़ परिवारों को। एंड अगर मान लो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बिजली बच भी जाती है तो आप ग्रिड में दे सकते हो, उससे आप पैसे भी कमा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एक तरह से पुश देने के लिए इंसेंटिवाइजेशन की गई है। जैसे अगर तो मान लो ये 2 किलोवाट कैपेसिटी तक का है, उस केस में सरकार जो होगी वो 60% तक का कॉस्ट सरकार बियर करेगी एंड बाकी आपको पे बियर करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर जो सिस्टम है वो 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी के बीच में है तो वहां पर 40% सब्सिडी सरकार की तरफ से है, बाकी जो आपका फाइनेंस होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस पर्टिकुलर यहाँ पर इनिशिएटिव को यहाँ पे देख रही है और डिस्कॉम्स को भी ना यहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन का काम दिया गया है। डिस्कॉम्स भी ना अपने एरिया के अंदर जितने अच्छे से कहीं ना कहीं सोलर रूफटॉप यहाँ पे इंस्टॉल करवा पाएंगे उनको भी उस तरह से बेनिफिट यहाँ पे उनको भी डेफिनेटली मिलते रहेंगे। प्लस नेट मीटरिंग का भी यहाँ पे प्रावधान है एंड अकॉर्डिंगली डिस्कॉम्स को भी यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे ही होंगे। कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे, जैसे अगर बात करूँ, जो एप्लीकेंट होना चाहिए, पहली बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए, राइट, और वैलिड एक आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए, छत के ऊपर काफी जगह होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली सोलर पैनल इंस्टॉल कर पाए। इसके अलावा और कोई सोलर पैनल सब्सिडी का उन्होंने अवेल नहीं किया होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली अगर ये सारी कंडीशन वो मीट करते हैं तो उसके हिसाब से उनके यहाँ पे ये बेनिफिट्स उनको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर द सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। अब ये तो है जो आपका घरों के ऊपर। इसी तरह से ना मॉडल सोलर विलेज करके भी एक चीज है जो इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पर पता क्या होगा, आपके जो गांव होंगे उनको हम थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर विलेज कम्युनिटीज को इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रमोट सोलर एनर्जी डेवलपमेंट। कैसे? यहाँ पर क्या होगा कि जो कम्युनिटीज है ना वो कोशिश करेंगी सेल्फ रिलायंस अचीव करने की। तो टोटल आप नोटिस कर पाओगे हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज को यहाँ पर मॉडल सोलर विलेज यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो देश भर के अंदर इस तरह से आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक यहाँ पे विलेज एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसको हम नाम देंगे मॉडल सोलर विलेज। तो टोटल 800 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन रखा गया है हर पर्टिकुलर विलेज को, यहाँ पे जो मॉडल सोलर विलेज बनेगा उसको 1 करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि विलेजेस को हम सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर पाएं। जो भी विलेज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको यहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ग्रांट यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगी।
यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी रखा गया है कि जो नॉर्मल स्टेट्स है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन उस गांव की कम से कम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, तो वहाँ पर ये जो पॉपुलेशन होनी चाहिए तो 2,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी स्कीम के बारे में जो हमें अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज उधमपुर कलारी चीज के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला टॉपिक ना हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था। दरअसल में पिछले साल जम्मू कश्मीर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है बेसिकली, तो इसको जीआई टैग भी यहाँ पे मिला था कलारी को। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑलरेडी इसको मिल चुका है। अभी यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर उधमपुर कलारी चीज का यहाँ पे डिस्कशन हुआ, तो थोड़ा सा हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो चीज के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अब उधमपुर जो कि जम्मू में पड़ता है, उनका बहुत ही एक फेमस, बहुत ही स्पेशल आपका चीज देखने को मिल जाएगा, कलारी चीज। कलारी एक तरह का स्ट्रेची चीज होता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। एंड ये जो डोगरा कुजीन है ना, उसके खाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर ना आप लोगों ने सुना होगा जो गुज्जर कम्युनिटी होती है ना, जो पेस्टोलिस्ट आपको माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कलारी चीज है ना, ये उन्होंने इन्वेंट किया था। ये पिक्चर में आप जो देख रहे हो ना, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे दूध होता है। अब दूध को ना कई बार लंबे समय तक आप प्रिजर्व करना चाहते हो, पर दूध की तरह तो प्रिजर्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर किसी चीज को आपको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, तो उन्होंने क्या किया, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया आपके चीज की फॉर्म के अंदर, है ना। एंड कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक फिर प्रिजर्व हो गया। एंड जो दूध के अंदर आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो भी इंटैक्ट रहते हैं इस तरह से। तो दैट वाज द मेन फोकस, एंड वहां से क्लारी चीज का यहाँ पे स्टार्ट होता है। एंड आप आज के समय नोटिस कर पाओगे, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर काफी सारे लोग इसका यहाँ पे यूज करते हैं। एंड जो स्मैनी नोमैडिक ट्राइबल पास्टरलिस्ट है जम्मू कश्मीर के गुज्जर्स, वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते थे। आज के समय स्ट्रीट फूड के अंदर यहाँ पे काफी इसका इस्तेमाल होता है। एंड काफी न्यूट्रिशियस भी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आपको आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। एंड अगला टॉपिक है हमारा एंटी ड्रोन यूनिट। देखो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि सरकार के द्वारा ना बहुत ही जल्द एक एंटी ड्रोन यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके माध्यम से ना ड्रोन से जो भी हमें थ्रेट्स फेस होते हैं, उनको हम टैकल कर पाएंगे। देखो आप लोगों ने ना कई बार सुना होगा, पंजाब वाला एरिया हो गया, जम्मू में हो गया, कि कई बार ड्रोन से मतलब कई बार आ रहे हैं इधर की तरफ, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले ना हमारा काफी खराब कर रहे थे। हमारा पहले इंटरसेप्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 3% होता था, पर समय के साथ हमने काम किया है, और आज के समय हमारा जो सक्सेस रेट यहाँ पे इंटरसेप्शन के अंदर आ चुका है, वो 55% आ चुका है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर पहले से हमने बहुत अच्छे लेवल के ऊपर प्रगति करी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, तो जो एंटी ड्रोन यूनिट बनेगा, वहां पर आप नोटिस कर पाओगे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ और रिसर्च डिपार्टमेंट साथ में मिलकर यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे, और एक बहुत अच्छा ये सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो भी ड्रोन अटैक्स होते हैं, उनसे जो भी थ्रेट्स होते हैं, उनसे हम यहाँ पे प्रोटेक्ट हो पाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंटी ड्रोन गन माउंट सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि कुछ भी ड्रोन आते हैं तो उनको हम प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर पाए। ये सारी बातें तो जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके द्वारा बताई गई। उन्होंने कुछ बातें और भी बताई। उन्होंने ये बोला कि दरअसल में ना कुछ साल पहले हमने, मतलब उनकी सरकार के अंतर्गत, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ पे शुरुआत करी गई। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके माध्यम से हमने अपने बॉर्डर्स को और स्ट्रेंथन किया। खासकर जो अमित शाह जी ने बात करी, वो बात करी बांग्लादेश बॉर्डर की। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज आज के समय आप नोटिस कर पाओगे ना, कि लगभग 591 किलोमीटर ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ प्रॉपरली फेंस हो चुका है। बाकी 1159 1100 159 किलोमीटर ऐसा है जहां पर फ्लड लाइट्स हैं, उनको इंस्टॉल कर दिया गया है ना। बहुत सारी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई गई हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, राइट। एंड इसके साथ ही साथ 1812 किलोमीटर का बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, ताकि बॉर्डर और रिमोट एरियाज के अंदर यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाए। ये सारे एग्जांपल्स क्या दिखाते हैं, ये सारे एग्जांपल ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमने बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर करा है, किस तरह से हमने अपने बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करी है, ताकि प्रॉपर प्रोटेक्शन हो पाए। और ये जो CIBMS है ना, इसके माध्यम से तो आपने नेटवर्क्स को, सेंसर्स को, इंटेलिजेंस को, सबको यहाँ पे कनेक्ट किया है, सबको इंटीग्रेट किया है। एंड यहाँ पे बॉर्डर्स अपने यहाँ पे और भी सिक्योर यहाँ पे आपने करे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इनके द्वारा यहाँ पे बताई गई, तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडियन स्टार टॉर्टोइज। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप यहाँ पे पिक्चर में देखो, पिक्चर में आपको इनमें टॉर्टोइज देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल। अब जो इसका शेल की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो शेल है ना इसकी इसकी ये देखो, ये शेल जो है ये ब्लैक वॉल्केनिक रॉक की फॉर्म की है
है ना, उस कलर की आपको देखने को मिल जाएगी। इस शेल को वो नाम देते हैं क्या, ऑब्सीडियन शेल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा, ये देखो इसमें येलो कलर के पैटर्न है यहाँ पे, है ना, दिख रहे हैं पैटर्न, यस। ये जो पैटर्न यहाँ पे येलो कलर के है ना, ये दरअसल में ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं एक तरह से, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इसको देखना, मतलब तो बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, तो लोग कई रखना भी चाहते हैं अपने घरों के अंदर, पर क्योंकि यहाँ पर इसको ओन करना अपने आप में भारत में इलीगल है ना, तो इस वजह से इसको यहाँ पे आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना, आईयूसीएन स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल स्टेटस है और इलीगल है इसको ओन करना, तो इसलिए आप घर में नहीं रख पाओगे, बट ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी क्या रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑफिशियल्स के द्वारा इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ टॉर्टोइस को यहाँ पे सीज किया गया, बेसिकली उनको स्मगल किया जा रहा था थ्रू द चेन्नई एंड सिंगापुर एयरपोर्ट एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, तो इस वजह से इनको यहाँ पे इनका जो इलीगल ट्रेड हो रहा था उसको यहाँ पे रोक लिया गया है, तो इस वजह से ये न्यूज में आ चुके हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान पता क्या रखनी है, इनके दो ग्रुप्स हैं। कौन से दो ग्रुप्स हैं, एक है आपका नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, एक है आपका सदर्न ग्रुप, ये दो आपकी अलग अलग जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो इंडिया में तो पाए ही जाते हैं, पर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। बाकी देखो पिछले कुछ समय के अंदर बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे हैबिटेट इनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, ये सब दिक्कतें आई हैं। प्लस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्यों होता है, देखो मैंने जैसे बताया ना, इनके दो ग्रुप्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न और सदर्न ग्रुप हो गया, इनमें आपस में, ठीक है, होने की वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, वो भी एक समस्या बन रही है। इलीगल ट्रेड्स के मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कैसे कैसे इलीगल ट्रेड इनका हो रहा था, तो ये सब कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत मेजर थ्रेट बने हैं, एंड जिस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो स्पीशी है अपने आप में डायurnal है, दिन के समय ज़्यादा एक्टिव होती है, सुबह के समय हो गया, दोपहर के समय हो गया, उस समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ये हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो मेजरली आपके प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। एंड बात करें इनकी जेनेटिक डिवर्जेंस की, तो ऐसा देखा जाएगा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे इनकी जो जेनेटिक डिवर्जेंस ट्रेस करी जाती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, कहीं ना कहीं इनमें यहाँ पे डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी नॉर्थ वेस्टर्न और सदर्न ग्रुप के अंदर। बाकी आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, दैट इज वल्नरेबल, एंड साइट्स के अंदर आपको ये अपेंडिक्स 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इज प्रिविलेज मोशन को थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आप लोग ना प्रिविलेजेस तो समझते होंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एक्चुअल में क्या है ना, संविधान के अंदर हमें कुछ हमें हमें मतलब एज इन हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो कमेटीज बनती हैं उनकी, राइट, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इनको यहाँ पे क्या मिली हुई है, इनको यहाँ पे कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिली हुई है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो प्रेसिडेंट जी है ना, देखो वो पार्लियामेंट का हिस्सा तो है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर उनको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस नहीं मिलती, तो किनको मिलती हैं, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो है ही है, एंड बाकी मैंने जैसे बताया आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गया, और आपकी जो कमेटीज बनती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज, उनको यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आर्टिकल 105 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कुछ पर्टिकुलर यहाँ प्रिविलेजेस का, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, राइट टू पब्लिश हिज प्रोसीडिंग, है ना, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनफैक्ट ना बहुत सारी प्रथा भी चली आ रही है पार्लियामेंट प्रिविलेज के बारे में, बहुत सारी कन्वेंशन चली आ रही हैं, पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई भी कानून यहाँ पर नहीं बनाया है जिसके माध्यम से हम प्रिविलेज को कोडिफाई कर पाए, तो देयर इज नो सच रूल दैट हैज बीन मेड बाय पार्लियामेंट। चलो ठीक है, ये बात भी समझ आई, पर कैसे कैसे प्रिविलेजेस हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट अपनी सीक्रेट सिटिंग्स यहाँ पे होल्ड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास राइट है अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का, एंड एट द सेम टाइम रोकने का कुछ अनऑथराइज पब्लिकेशन को। इसके अलावा मेंबर्स को या आउटसाइडर को पब्लिश आपका पनिश किया जा सकता है अगर किसी की प्रिविलेज को ब्रीच होती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई पर्सन या मेंबर अरेस्ट होता है, डिटेन होता है, कन्विक्ट होता है, इम्प्रिजन होता है, रिलीज होता है, तो पार्लियामेंट को राइट है इन्फॉर्म होने का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के अंदर से किसी को यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना परमिशन लिए हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पर इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है, विटनेस समन कर सकती है, एंड जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं यही डिमांड किए जा सकते हैं। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इवन अगर हम बात करें आर्टिकल 122 की, ये बोलता है कि कोर्ट्स भी आपके ना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर यहाँ पर इंक्वायर नहीं कर सकते। उस तरह से आर्टिकल 118 की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर है अपने खुद के लिए रूल्स और यहाँ पे प्रोसीजर और बाकी चीजें बनाने के लिए। ये थी आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस। उसी तरह से इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते
जब सेशन चल रहा है या फिर सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले या बाद में। ठीक है, ये कौन से केसेस में? सिविल केसेस के अंदर। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बात वो बोलेंगे उसके रिगार्डिंग वो इम्यून है लीगल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लो पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है, तो उस समय यहाँ पर उनको एज एन एविडेंस की तरह उनको बुलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पर वो जाने से मना कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है। तो ये कुछ इनको प्रिविलेजेस यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। बट कई बार पता क्या होता है, इन प्रिविलेजेस का यहाँ पे ब्रीच होता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर क्या लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। अभी दरअसल में ना एक कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके बोला गया है कि ये बहुत बड़े गद्दार हैं, तो इस वजह से उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाए जाने की बात है। तो कॉन्टेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हमें अपने स्टैटिक पार्ट को यहाँ पे जरूर स्ट्रॉन्ग रखना है। तो प्रिविलेज मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ब्रीच मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे जब राइट्स एंड इम्यूनिटीज डिसरिगार्ड होते हैं उसको यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ पे बोला जाता है। अब ये जो मोशन लाया जाएगा, ये आपका कोई मेंबर कोई भी आइदर हाउस का लेकर आ सकता है अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी, ठीक है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत बयान दे दिया है आपके पार्लियामेंट के अंदर, उससे भी पार्लियामेंट की प्रिविलेज का एक तरह से ब्रीच हुआ, तो उनको भी सेंसर करने के लिए इसको लाया जा सकता है, राइट। अब होता क्या है कि जब भी कोई मेंबर इस तरह से क्वेश्चन रेज करता है, तो वहां पर पहली बात तो जो आपका स्पीकर या चेयरपर्सन ना, उनका कंसेंट चाहिए होता है इस चीज को लाने के रिगार्डिंग, है ना। तो स्पीकर और जो चेयरपर्सन है वो एक तरह से पहले लेवल की स्क्रूटनी कर लेते हैं कि हाँ यार केस बनता भी है इसके रिगार्डिंग या नहीं, मतलब ये मोशन लाया भी जाना चाहिए या नहीं। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है। फिर डिसाइड करने के बाद या तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या एक्शन लेना है, या फिर वो मुद्दा जो है वो आपके प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जा सकता है। फिर प्रॉपर उसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उसको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देना है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या उसको सस्पेंड करने की जरूरत है, या फिर उसको यहाँ पे आपको एक्सपेल ही कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उनकी जो सदस्यता है उस पर्टिकुलर हाउस की, वो सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। ये अलग अलग एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ हम आगे चलते हैं, दैट इज मुल्ला पेरियर डैम वाटर डिस्प्यूट। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो दरअसल में ना पहली बात तो आप मुल्ला पेरियर डैम का थोड़ा अंडरस्टैंड करो। ये डैम ना आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। कहां पर है ये? दिस इज इन केरला। बेसिकली है तो केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर, पर डैम की लोकेशन आपकी केरला वाली स्टेट के अंदर आती है। पर इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको ऑपरेट तमिलनाडु करता है। आप पूछोगे ऐसा कैसे? देखो दरअसल में ना ये जो मुद्दा है ना आपका डैम का, बहुत ही पुराना मुद्दा है। 1895 के अंदर इसको बिल्ड किया गया था यूजिंग लाइमस्टोन एंड सुर्खी। ये डैम क्या करता है? ये डैम पानी को डाइवर्ट करता है। ये आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर का पानी आपका डाइवर्ट करता है टू द तमिलनाडु वैगई बेसिन। वहां पर आपके पानी की नीड्स के लिए, इरिगेशन के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब ये बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, कार्डमन हिल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब 1895 के अंदर जब इस डैम को बनाया गया था ना, तब इसकी जो लाइफ एक्सपेक्ट करी गई थी वो लगभग 50 साल के आसपास सोची गई थी। पर आप नोटिस कर पाओगे अब तो सर 130 साल के आसपास हो चुके हैं इस डैम को, है ना। तो दरअसल में कंटेंशन यहीं पर है। जो केरला है ना वो बोलता रहता है कि नहीं यार ये अब डैम सेफ नहीं रहा, डैम कहीं गिर ना जाए, कुछ और इशू ना आ जाए, है ना, सेफ्टी वगैरह के रिगार्डिंग केरला की बहुत सारे कंसर्न्स हैं। पर तमिलनाडु बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर इस डैम को बंद मत करो, आप इसको चलता रहने दो, क्योंकि अगर ऐसा पानी आना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कतें देखो और भी बहुत सारी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका डैम है ये सीजनली एक्टिव जोन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं बारिश जब ज्यादा होती है तो खतरा और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे पोटेंशियल यहाँ पे रिस्क है, लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ना एक पिटिशन गई है कोर्ट के अंदर, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो इसका पानी का लेवल होना चाहिए इसके अंदर, पहले तो वो 142 फीट था, अब बोला गया है कि 100 इसको 120 फीट कर दो, ताकि थोड़ा सा इसकी जो डैमेज वगैरह है ना वो थोड़ा कम हो, मतलब एक तरह से इसकी सेफ्टी थोड़ी सी और यहाँ पे बेटर हो। तो केरला इवन इनफैक्ट ये भी बोलता है कि भाई ये जो लीज एग्रीमेंट है यही अपने आप में गलत है ना। तो ये सब मुद्दा चलता रहता है। तो अब यहाँ पर अगले साल यानी कि जनवरी 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी, तब हमें पता लग गया कि क्या इसका जो लेवल है वो कम किया जाएगा, ये क्या और इश्यूज हैं। बाकी आप लोग जानते ही होंगे पेरियार रिवर के बारे में, वो तो हमने डिस्कस करा ही हुआ है पहले भी कई बार, तो वो सब बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। किसी स्टूडेंट ने पूछा था क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आज का पहला आपका होमवर्क जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, दैट विल बी विद रिगार्ड्स टू क्लासिकल लैंग्वेजेस। एंड साथ साथ अगर आप लोगों को क्राइटेरिया याद है ना, तो वो क्राइटेरिया भी आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि क्या इनका क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो उसका आंसर भी आप मुझे आंसर
कमेंट से बता सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स है, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा नहीं। राइट। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है WEF, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। WEF के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये 1971 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। राइट। एंड बहुत ही एक ना, आप लोगों ने सुना होगा डावोस डायलॉग के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको डायलॉग ये देखने को मिल जाता है स्विट्जरलैंड के अंदर ही, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड उसी की एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। किस किस तरह के रिस्क दुनिया भर में देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग ये जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था आदित्य L1 के बारे में। देखो, आप जानते हो पिछले सालों के अंदर आदित्य L1 मिशन हमारी जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। कहाँ पर ये L1 का मतलब क्या है? देखो, दरअसल में क्या होता है ना, लेग्रांज पॉइंट होते हैं, 5 लेग्रांज पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लेग्रांज पॉइंट 1 है ना, वहां पर हमने इस मिशन को यहाँ पे स्पेस मिशन वहां पे प्लेस हुआ है। पर आपको ध्यान में रखना है कि ये एकमात्र ऐसा मिशन नहीं है जो L1 के ऊपर है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें नासा के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, जैसे आप लोगों ने लीसा पाथफाइंडर के बारे में सुना होगा, वो भी L1 के ऊपर ही है। आपने सोहो के बारे में सुना होगा, वो भी आपका L1 के ऊपर ही है। तो ये कहना कि दिस इज द ओनली स्पेस मिशन, ऐसा नहीं है। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि ये इट इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन, यस दैट इज करेक्ट, है ना। आदित्य L1 हमने इसरो ने लॉन्च किया ताकि हम अंडरस्टैंड बेटर कर पाए सन को, एंड ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, जैसे मैंने कहा लेग्रांज पॉइंट 1 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही थी, तीसरी गलत थी, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ वॉल्केनोज हैं एंड उनकी लोकेशन मैंने आपसे पूछी थी। देखो, यहाँ पर ना मैंने कुछ इस पर्टिकुलर डायग्राम, इस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर कुछ मेजर मेजर आपको वॉल्केनोज देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका माउंट मेरापी, काफी न्यूज में रहा, इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा माउंट एटना, सिसिली हो गया, है ना, इटली, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही फेमस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका माउंट स्ट्रॉम्बली आपको इटली के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। माउंट किलिनो, ये हो गया आपका यूएसए के अंदर हो गया। बहुत सारे ऐसे फेमस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नाम आप लोगों के यहीं रख दिए हैं, जैसे आप देख पाओगे इनको। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनको एक बार ना काम करना, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके इनको खुद भी अपने एंड पे पढ़ लेना ताकि चीजें रिवाइज हो जाएं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे माउंट मेरापी की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया दिस इज इन इन इंडोनेशिया, नॉट इन फिलीपींस। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। माउंट उलावन की बात करें तो बिल्कुल दिस इज इन PNG, पपुआ न्यू गिनी, दैट इज करेक्ट। एंड माउंट एटना की बात करें, सिसिली इटली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पर करेक्ट थे, है ना, बाकी आपका एक इनकरेक्ट था। बट प्लीज रिमेंबर ऑल अदर्स ऑल्सो, ताकि कल को यूपीएससी में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको टैकल कर पाओ। इवन मेंस के अंदर बहुत सारे वो पूछ लेता है कि पिछले साल के अंदर कौन से वॉल्केनोज एरप्ट हुए, उनकी लोकेशंस बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीजें भी थोड़ी बहुत आपको आइडिया इनका होना चाहिए। राइट। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर नहीं, दिस इज नागालैंड। हमने डिस्कस भी किया था इसके रिगार्डिंग, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। यूपीआई क्रेडिट लाइन की बात करें तो डेफिनेटली इसको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड बात करें दोस्तों तीसरे स्टेटमेंट की, कैप बफेलोस की, तो ये वल्नरेबल नहीं है, दिस इज नियर थ्रेटन्ड एज पर IUCN। राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।